करण और रिद्धिमा के स्टेज पर पहुंचते ही रोहित और अन्वेषा ने दोनों को माइक पकड़ा दिए। अन्वेषा मुस्कुराते हुए रिद्धिमा से बोली, चलिए भाभी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। अब आप भैया के लिए अपनी फीलिंग्स हम सबको बताइए। रिद्धिमा ने बहुत प्यार से करण की ओर देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोली, अन्वेषा, मुझे ये बात सबके सामने कहने में कोई शर्म नहीं है कि मैं तुम्हारे भाई को बचपन से चाहती हूँ। मैंने जब से होश संभाला है सिर्फ तुम्हारे भाई का ख्वाब देखा है, पर बीच में हालात कुछ ऐसे बन गए थे कि मुझे लगा कि मैं इन्हें कभी नहीं पा सकूंगी। पर आज मेरा बचपन का सपना सच होने जा रहा है। हमारी शादी होने जा रही है। अब तो मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरी शादी बिना किसी रुकावट के हो जाए, ताकि मैं इनके साथ अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकूं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ खुशियां हो। थैंक यू करण, थैंक यू सो मच। अगर तुमने इस शादी के लिए हाँ नहीं की होती तो मेरे सपने कभी पूरे नहीं होते। तुमने तो इस शादी के लिए हाँ कहकर मुझे सब कुछ दे दिया। थैंक यू। करण उसकी ओर देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया और सब तालियां बजाने लगे। ये सब सुनकर गायत्री और शोभा की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं थी। तभी रोहित करण से बोला, मेरी बहन ने तो बता दिया करण कि वो तुम्हें पाने का ख्वाब बचपन से देख रही थी और अब उसका ख्वाब सच होने वाला है। पर अब तुम्हें भी हम सबको बताना होगा कि तुम रिद्धिमा को लेकर क्या सोचते हो। रिद्धिमा करण की ओर देखकर मुस्कुराने लगी, पर करण कुछ नहीं बोल सका क्योंकि उसकी नजरें तो सिर्फ मधु को तलाश रही थी। रोहित ने फिर से पूछा, क्या हुआ मिस्टर करण खुराना, कुछ तो बोलिए। यहाँ हर कोई मेरी बहन के लिए तुम्हारी फीलिंग्स जानने के लिए बेकरार है। करण ने रिद्धिमा की ओर देखा और फिर बोला, शब्दों के खेल में बहुत कमजोर हूँ मैं, इसलिए अपने दिल की बात कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। और शायद यही वजह है कि लोगों के लिए मुझे समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। रिद्धिमा मेरी बचपन की दोस्त है और ये मुझे अच्छे से जानती भी है, बस इसलिए शायद आज हम यहाँ खड़े हैं। ये सुनकर रोहित हंसते हुए बोला, करण, अगर तुम सबके सामने ये कह दोगे कि तुम रिद्धिमा से प्यार करते हो तो यहाँ किसी को बुरा नहीं लगेगा। ये सुनकर सबको हंसी आ गई। करण मुस्कुराते हुए बोला, आई एम सॉरी रोहित, पर मैं झूठ नहीं बोल सकता। उसके इतना कहते ही सबकी हंसी रुक गई और सब आपस में बातें करने लगे। रिद्धिमा और रोहित भी उसे हैरानी से देखने लगे। तो करण फिर से बोला, ये सच है कि मैं रिद्धिमा से प्यार नहीं करता, पर रिद्धिमा मेरी बचपन की दोस्त है, इसलिए मैंने उससे शादी करने का फैसला लिया है। और वैसे भी हमारे देश में बहुत सी शादियां अरेंज मैरिज होती है और सफल भी रहती है। मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इस शादी को पूरे दिल से निभा सकूं, और मैं रिद्धिमा से ये वादा करता हूं कि मेरी वजह से ये शादी कभी नहीं टूटेगी। ये सुनकर सबके चेहरों पर मुस्कान आ गई। मीरा ये सब सुनकर मन ही मन बोली, मधु सच ही कहती है कि करण सच में अजीब इंसान है। इसे खुद नहीं पता कि इसे क्या चाहिए। दुनिया भर के काम चुटकियों में करना जानता है, पर अपने दिल की नहीं समझना चाहता। अच्छा ही हुआ जो मधु ने इस पागल आदमी से दूरी बना ली। तभी अन्वेषा मुस्कुराते हुए बोली, तो इन दोनों ने अपने दिल की बात तो सबको बता दी, पर आज यहाँ आया हर इंसान यही चाहेगा कि आज की इस खूबसूरत शाम की शुरुआत आप दोनों के डांस के साथ ही हो। सही कहा अन्वेषा ने। सो गाइस, इन दोनों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। रोहित के इतना कहते ही सब तालियां बजाने लगे। अन्वेषा ने लाइट्स ऑफ करने का इशारा किया और रोहित के साथ स्टेज से नीचे आ गई। उनके नीचे आते ही गाना प्ले होने लगा, आ जरा करीब से, जो पल मिले हैं नसीब से। रिद्धिमा करण के गले में बाहें डालकर डांस कर रही थी और करण भी ना चाहते हुए उसके साथ डांस कर रहा था। तभी अचानक उसकी नजर सामने से आ रही मधु पर पड़ी, जो लाइट पिंक कलर की नेट की साड़ी पहने डरी सहमी सी, थोड़ी घबराई हुई सी, थोड़ी सी शर्माई हुई सी चली आ रही थी। उसने अपने कान में खूबसूरत से झुमके और नाक में पतली सी नोजें पहन रखी थी। आंखों में हल्का सा काजल, होंठों पर हल्की सी पिंक कलर की लिपस्टिक और चेहरे पर लाइट मेकअप ने उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा दिए थे। उसके लंबे बाल खुले हुए थे और उसने अपने सारे बालों को बाएं कंधे पर आगे की ओर डाला हुआ था। उसके कुछ बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिन्हें वो अपने एक हाथ की उंगलियों से पीछे करते हुए मीरा को तलाश रही थी। करण उसे देखकर पलकें झपकाना भी भूल गया। मधु को देखकर उसका डांस पर कोई ध्यान ही नहीं रहा, वो बस उसे ही देखे जा रहा था। आगे बढ़ते हुए मधु की नजरें जैसे ही स्टेज पर डांस कर रहे करण से टकराए तो उसके कदम रुक गए। उसने घबराकर अपनी नजरें झुका ली और चोर नजरों से करण को देखने लगी। करण की वजह से रिद्धिमा भी ठीक से डांस नहीं कर पा रही थी।
वो बार बार करण से लिपट कर डांस करने की कोशिश की जा रही थी, पर करण की नजरें मधु से हट ही नहीं रही थी। तभी मीरा की नजर मधु पर पड़ी। मधु, मीरा उसे पुकारते हुए उसकी ओर बढ़ने लगी। रोहित ने भी पलटकर उसकी ओर देखा। उसे देखकर रोहित के जैसे होश ही उड़ गए। मीरा की नजर जैसे ही रोहित पर पड़ी तो रोहित को इस तरह मधु को देखते देख उसके चेहरे की मुस्कान गुम हो गई। ममता ने मीरा का चेहरा देखा तो वो भी मुस्कुराने लगी। ये करण का ध्यान कहाँ है? तभी ऋषभ करण की ओर देखते हुए बोला। उसने बड़े ध्यान से उसका चेहरा देखा और फिर उस ओर देखने लगा जिस ओर करण देख रहा था। पर इससे पहले कि वो मधु को देख पाता, रोहित और मीरा उसके सामने आकर खड़े हो गए। ऋषभ ने गर्दन झुकाकर मधु को देखने की कोशिश की और फिर उसकी ओर बढ़ने लगा। तभी उसके फोन की बेल बजने लगी। लगता है लक्की को मधु के बारे में कुछ पता चल गया है, ऋषभ अपना फोन देखकर बोला और शोर से दूर चला गया। रोहित मुस्कुराते हुए मधु से बोला, बहुत खूबसूरत लग रही हो मधु। आई एम श्योर कि आज जिसकी भी नजरें तुम पर पड़ेगी उसकी नजरें तुम पर ही आकर रुक जाएगी, जैसी मेरी रुक गई है। उसके इतना कहते ही मीरा उसकी ओर देखने लगी। तभी रोहित ने मधु का हाथ पकड़ लिया और उसे आगे ले जाने लगा। करण ने जैसे ही उसे मधु का हाथ पकड़े देखा तो गुस्से में रिद्धिमा को खुद से दूर धकेल दिया। उसकी इस हरकत से रिद्धिमा के साथ साथ बाकी सब लोग भी हैरान रह गए। म्यूजिक भी अचानक से बंद हो गया। आई एम सॉरी, इतना कहकर करण स्टेज से नीचे आ गया। मधु ने उसे स्टेज से नीचे आते देखा तो तुरंत रोहित से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, रोहित प्लीज, मैं यहाँ संगीत में शामिल होने नहीं बल्कि अपना काम करने आई हूँ और इस वक्त मेरे लिए मेरी जॉब ज्यादा जरूरी है। आई एम सॉरी। इतना कहकर वो श्रुति के पास आ गई। रिद्धिमा गुस्से में स्टेज से नीचे आई तो ममता ने उससे कुछ कहना चाहा, पर तभी गायत्री और शोभा वहां आ गई। शोभा रिद्धिमा के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा आप इतना अच्छा नाच रही थी और करण ने तो बिल्कुल भी रिहर्सल नहीं की थी, क्योंकि उन्हें तो उनके काम से फुर्सत ही कहाँ मिलती है, शायद इसलिए उन्होंने ऐसा किया। हाँ बेटा, वरना तो आप करण को जानती है, वो कभी किसी के साथ ऐसे बिहेव नहीं करते। शायद वो आपकी ताल से ताल नहीं मिला पा रहे थे, इसलिए थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगे होंगे। आप इस बात को दिल से मत लगाएगा, गायत्री बहुत प्यार से बोली। शोभा और गायत्री की बातें सुनकर रिद्धिमा मुस्कुरा दी। दादी, मैं करण से भला क्यों नाराज रहूंगी और उसकी बातों को दिल से भी क्यों लगाऊंगी। मैं तो उसे बचपन से जानती हूँ, उसके मूड का कोई भरोसा नहीं होता। एक पल में उसका मूड ठीक हो जाता है तो दूसरे पल में वो एकदम सड़े हुए मूड में होता है। और फिर 2 दिन बाद तो हम शादी के मंडप में बैठने वाले हैं। शादी के बाद मैं उससे हर बात का गिन गिन कर बदला लूंगी, प्रॉमिस। शोभा ने मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लिया और फिर उसके माथे को चूमकर बोली, हमें हमारे करण के लिए हमेशा से आप ही दुल्हन के रूप में चाहिए थी और अब देखिए, परसों इस वक्त तक आप हमारी बहू बन चुकी होगी। शोभा की बातें सुनकर रिद्धिमा और गायत्री दोनों ही मुस्कुराने लगी। इधर मधु को देखते ही श्रुति बोली, मधु बहुत प्यारी लग रही हो। देखो यहाँ जितने भी लोग आए हुए हैं, ज्यादातर लोगों की नजरें तुम पर ही है। यहाँ तक कि दूल्हा भी अपनी दुल्हन को छोड़कर तुम्हें घूरने में बिजी है। मधु ने तुरंत उसकी ओर देखा और फिर झिक गई। तभी श्रुति फिर से बोली, वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, मैंने इतनी शादियों में संगीत प्लान किए हैं, पर आज जो स्टेज पर हुआ वो सब मैंने पहली बार देखा है कि दुल्हन एक खूबसूरत लड़की को देखकर दुल्हन को ही धक्का मार दिया हो। शायद ये बात किसी ने नोटिस नहीं की, पर मैंने देखा था कि करण सर की नजरें सिर्फ तुम पर थी। तभी मधु बात बदलते हुए बोली, मैम चलकर एक बार सारी चीजें चेक कर लेते हैं, चलिए। इतना कहकर वो आगे जाने लगी। तभी श्रुति ने पूछा, तुम्हारे और करण सर के बीच कुछ था ना मधु? उसका सवाल सुनकर मधु के कदम रुक गए और उसने पलटकर उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोली, मैम मैं जमीन की धूल हूँ और वो आसमान, तो हमारे बीच कुछ कैसे हो सकता है? और अगर आप अखबार और टीवी में आई न्यूज़ की वजह से ये सब सोच रही है, तो करण ने खुद सबके सामने कहा था कि मेरे और उनके बीच कुछ नहीं है, और यही सच भी है। श्रुति मुस्कुरा दी और उसके पास आकर बोली, अगर तुम कह रही हो तो मैं मान लेती हूँ, पर मधु, जमीन की धूल और आसमान में एक बहुत गहरा रिश्ता होता है। जमीन की धूल पानी की बूंद पड़ते ही मिट्टी बन जाती है और यही मिट्टी आसमान से बरसने वाली पानी की बूंदों को खुद में समा लेती है। ये सुनकर मधु हैरानी से उसे देखने लगी। उसका चेहरा देखकर श्रुति बात बदलते हुए बोली, चलकर एक बार फिर सारा अरेंजमेंट चेक कर लेते हैं। मधु ने आहिस्ता से अपना सिर हिला दिया और श्रुति के साथ चल दी।
तभी रोहित भी उसके पास आ गया और तीनों संगीत को लेकर कुछ बातें करने लगे। करण गुस्से में शराब पीते हुए अभी भी मधु को घूर रहा था। तभी शालिनी ने आकर उसके हाथ से शराब का ग्लास लिया और टेबल पर रखकर गुस्से में बोली, करण, इस तरह शराब पीने से तेरे दिल का दर्द कम नहीं होने वाला है। मेरे बहुत समझाने के बाद भी तूने शिमला वाले हादसे को भूलकर मधु से अपने प्यार का इकरार नहीं किया और रिद्धिमा से शादी करने चला आया। पर अब जब मैं ये जानती हूँ कि मधु तुझसे प्यार नहीं करती है, तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि तू उसके बारे में सोचे भी। अब तुझे सिर्फ रिद्धिमा के बारे में सोचना चाहिए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए अभी अभी जो तूने स्टेज पर किया है ना, वो अब दोबारा ना हो, वरना मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी, समझा तू? शालिनी इतना कहकर वहां से जाने लगी। पर तभी करण ने पूछा, वो मुझसे प्यार नहीं करती, ये बात उसने आपसे कही? उसका सवाल सुनकर शालिनी के कदम रुक गए और उसने पलटकर उसकी ओर देखा। उसके पलटते ही करण ने नजरें उठाकर उसकी ओर देखा तो करण की आंखों में आंसू थे। शालिनी ने आगे बढ़कर उसे अपने गले से लगा लिया, पर करण की नजरें अभी भी मधु पर थी, जो रोहित से बात कर रही थी। शालिनी ने करण की ओर देखा और बोली, करण, किस्मत से लड़ना हमारे बस में नहीं है, शायद तेरी किस्मत में रिद्धिमा का ही साथ लिखा है। इसलिए अच्छा होगा अगर तू मधु को भूला दे और रिद्धिमा का हाथ थामकर अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करे। करण ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उसकी नजरें अभी भी मधु पर थी। शालिनी उसके गाल को छूकर बोली, प्लीज अब और मत पीना। करण ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया तो शालिनी फिर से बोली, मैंने कुछ कहा तुझसे? नहीं पीऊंगा मम्मा, करण उसकी ओर देखकर बोला। शालिनी वहां से चली गई। उसके जाते ही करण फिर से मधु को देखने लगा। मधु हंसते हुए रोहित, स्वीटी और श्रुति से बातें कर रही थी। करण ने गुस्से में पास से जा रहे वेटर की ट्रे से ड्रिंक का ग्लास उठाया और एक सांस में पूरा ग्लास खत्म कर दिया। दूसरी ओर ऋषभ ने लक्की से पूछा, उस औरत ने शिमला के बारे में क्या बताया? लक्की मुस्कुराते हुए बोला, उस औरत ने मुझे वो सच बताया जिसकी वजह से एक बाप ने अपनी बेटी को घर से निकालकर उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। ऋषभ। लक्की की बातें सुनकर ऋषभ ने हैरानी से पूछा, इसका मतलब मोहन शर्मा ने अपनी बेटी को मीडिया में हुए तमाशे की वजह से घर से नहीं निकाला है? नहीं, लक्की ने तुरंत जवाब दिया। तो ऋषभ कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। लक्की अपनी बाइक से टिककर बोला, मीडिया में जो तमाशा हुआ उसका क्लेरिफिकेशन तो करण ने अगले दिन ही दे दिया था। उस औरत ने मुझे खुद बताया कि ममता व्यास ने खुद जाकर मधु के पेरेंट्स से माफी भी मांग ली थी। ओह, तो इसका मतलब कि वो मधु से किसी और वजह से नाराज है, और वो वजह शायद शिमला में हुआ वो हादसा है जिसके बारे में वो औरत मधु की मां से बात कर रही थी। पर उन्होंने मुझे देखकर बात बदल दी, ऋषभ कुछ सोचते हुए बोला। और फिर उसने तुरंत लक्की से पूछा, शिमला के बारे में क्या बताया उसने? लक्की ने जवाब दिया, ये बात मैं तुम्हें फोन पर नहीं बता सकता ऋषभ। अगर तुम खुद यहाँ आकर सच उस औरत के मुंह से ही सुनो तो तुम्हें ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि मधु की जिंदगी का ये राज तुम्हारे बहुत काम आएगा। इस राज की वजह से मधु खुद चलकर तुम्हारी बाहों में आ गिरेगी। और अगर तू चाहो तो मधु के इस राज का फायदा उठाकर मोहन शर्मा के दिल में ऐसी जगह बना सकते हो कि वो जिंदगी भर तुम्हारे पैर धो धोकर पिएगा, और दिल्ली वाले हादसे के बारे में मधु जिंदगी भर मुंह नहीं खोल पाएगी। लक्की की बातें सुनकर ऋषभ मुस्कुराते हुए बोला, अब तो मुझे वहां आना ही पड़ेगा लक्की, क्योंकि तुम्हारी बातों से तो साफ है कि मधु की कमजोरी मेरे हाथ लगने वाली है। ये सुनकर लक्की हंसने लगा। मैं आ रहा हूँ लक्की, ऋषभ ने इतना कहकर कॉल कट कर दी और मुस्कुराते हुए फिर से संगीत में पहुंचा। स्टेज पर वनराज और शांति और बलदेव और शालिनी डांस कर रहे थे। ऋषभ एक टेबल के पास चेयर पर बैठा। उसने टेबल पर रखा शराब का ग्लास उठाया और उसे देखते हुए बोला, मेरी जिंदगी के दोनों मकसद एक साथ पूरे हो जाएंगे, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। इधर करण की शादी एक बार फिर टूटेगी और उसके साथ करण भी टूटेगा, और उसके टूटते ही खुराना कंस्ट्रक्शन का एमडी होगा ऋषभ खुराना। और उधर मधु का राज पता चलते ही वो भी मेरी बाहों में होगी। मेरा मकसद पूरा होने की खुशी में सेलिब्रेशन तो बनता है, और अगर ये सेलिब्रेशन मेरे सो कोल्ड भाई की जिंदगी का आखिरी सेलिब्रेशन हो तो मजा 10 गुना और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि अब तो करण जिंदगी भर सिर्फ तड़पेगा। इतना कहकर वो उठा और स्टेज की ओर बढ़ने लगा। मीरा एक कोने में परेशान खड़ी स्टेज पर चल रही परफॉर्मेंस देख रही थी। तभी वहां ममता आ गई।
ममता ने उसे परेशान देखकर पूछा, मीरा बेटा तुम यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? कुछ नहीं आंटी, मैं बस ऐसे ही खड़ी थी, मीरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ममता ने स्वीटी से बातें कर रही मधु की ओर देखा और मीरा से बोली, कितनी प्यारी है मधु, जहाँ भी जाती है सबका दिल जीत लेती है। ये सुनकर मीरा भी मुस्कुरा दी। हाँ आंटी, मधु सच में बहुत प्यारी है, पर फिर भी भगवान हर वक्त उसका इम्तिहान ही लेते रहते हैं। मधु जो भी चाहती है वो उसे कभी नहीं मिलता, पता नहीं उसे उसके हिस्से की खुशियां कब नसीब होगी। ममता मुस्कुराते हुए बोली, ये भी तो हो सकता है कि मधु भगवान से कुछ ऐसा मांग रही हो जो उसका हो ही ना। मीरा करण की ओर देखते हुए बोली, शायद आप ठीक कह रही है आंटी, पर मधु तो भगवान से हमेशा दूसरों की खुशी मांगती है। उसकी बातें सुनकर ममता को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उसने अपने गुस्से पर काबू किया और बोली, सही कहा तुमने बेटा, मधु अपने लिए भला भगवान से क्यों कुछ मांगने लगी। भगवान ने तो पहले ही उसे इतना खूबसूरत बनाया है कि जो उसे देखेगा उस पर लट्टू हो जाएगा। वो तो अपनी खूबसूरती से जिसे चाहे अपना दीवाना बना सकती है। अब तुम ही देखो ना, जब से मधु पार्टी में आई है कैसे सबकी नजरें सिर्फ उस पर ही है, जैसे इस पूरी पार्टी में बाकी कोई हो ही ना। ये सुनकर मीरा सोच में पड़ गई, पर फिर मुस्कुराते हुए बोली, मधु तो बचपन से ही बहुत खूबसूरत है आंटी, उसे तो कभी ज्यादा मेकअप करने की जरूरत नहीं होती और न ही वो कभी महंगे कपड़े और ज्वेलरी पहनती है। उसकी असली खूबसूरती तो उसकी सादगी में ही है। अब आप ही देखिए ना, एक सिंपल सी 800 रुपए की साड़ी उसके पहनते ही करोड़ों की लगने लगी है ना। ममता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, तभी तो मेरा रोहित भी सिर्फ उसे ही निहार रहा है, जैसे पार्टी में उससे ज्यादा खूबसूरत लड़की हो ही ना, है ना। उसके इतना कहते ही मीरा ने रोहित की ओर देखा, जो स्टेज के पास एक चेयर पर माइक लिए बैठा सिर्फ मधु को ही देख रहा था। रोहित को इस तरह मधु को देखते देख मीरा परेशान हो गई। मीरा का चेहरा देखकर ममता चुपचाप वहां से चली गई। अपने परिवार की परफॉर्मेंस खत्म होते ही अन्वेषा स्टेज पर आकर मुस्कुराते हुए बोली, इतनी खूबसूरत परफॉर्मेंस के बाद अब बारी है मेरे ऋषभ भैया की, क्योंकि ये डांस के मामले में किसी से कम नहीं है। तो जोरदार तालियों के साथ वेलकम करिए मिस्टर ऋषभ खुराना का। सब लोग तालियां बजाने लगे और लाइट्स भी ऑफ हो गई। तभी सबकी नजर स्टेज के बीचों बीच एक कुर्सी पर बैठे ऋषभ पर पड़ी, जो अपने चेहरे पर शेर का मास्क लगाए बैठा था। तभी गाना प्ले होने लगा और ऋषभ डांस करने लगा। दुनिया में लोगों ने दिल आपने फिर थामे, आया हूँ लेकर मैं फिर कितने हंगामे। मीरा ऋषभ को डांस करते देख रही थी। रोहित उसके पास आकर खड़ा हो गया तो उसे देखकर मीरा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तभी रोहित ने उसे पूछा, मीरा तुमने मधु को कहीं देखा है क्या? उसके मुंह से एक बार फिर मधु का नाम सुनकर मीरा की मुस्कुराहट गुम हो गई। रोहित फिर से बोला, एक्चुअली ऋषभ की परफॉर्मेंस के बाद अतुल अंकल और पूजा आंटी के साथ मेरे मून डैड परफॉर्म करने वाले हैं। उसके बाद अगला नंबर हमारा है, मेरा मतलब मेरा और मधु का। मीरा ये सुनकर हल्के से मुस्कुरा दी। तो रोहित बोला, वैसे तो हमने रिहर्सल नहीं की है और मधु भी शायद मेरे साथ डांस करने से इनकार कर दे, बट आई एम श्योर कि एक मधु ही है जो मेरी ताल से ताल मिला सकती है, इसलिए मैं कुछ भी करके उसे डांस के लिए मना ही लूंगा। तुमने देखा है उसे? हाँ, वो रही, मीरा सामने की ओर इशारा करके बोली। रोहित ने उस ओर देखा जहां मधु अकेली खड़ी ऋषभ का डांस देख रही थी। रोहित मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़ने लगा। करण ने उसे मधु की ओर जाते देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अपने हाथ में लिया शराब का ग्लास एक सांस में पूरा खत्म किया और वो भी मधु की ओर बढ़ने लगा। मीरा ने उदास होकर जैसे ही स्टेज की ओर पीठ घुमाई, ऋषभ ने अपना मास्क निकाल दिया। मधु भी ऋषभ का चेहरा देख पाती उसके पहले ही करण ने आकर उसकी बांह पकड़ ली और उसे खींचता हुआ वहां से ले जाने लगा। रोहित को मधु की ओर बढ़ता देख मीरा भी वहां से चली गई। ये मधु कहाँ चली गई? अभी तो यही थी, रोहित इतना कहकर मधु को ढूंढने लगा। इधर करण मधु को मेकअप रूम में ले आया और उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। मधु ने दरवाजा खोलकर बाहर जाने की कोशिश की तो करण ने उसकी कलाई पकड़कर गुस्से में पूछा, मेरे मना करने के बाद भी यहाँ आने की वजह जान सकता हूँ? करण के सवाल का मधु कोई जवाब नहीं दे पाई तो वो गुस्से में उसे अपने करीब लाकर बोला, मैंने तुमसे साफ साफ कहा था कि यहाँ मत आना, क्योंकि तुम्हारे सामने होने से मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, पर फिर भी तुम यहाँ चली आई और अपने इरादों में कामयाब भी हो गई। अब बहुत खुश होगी ना तुम मेरी और रिद्धिमा की परफॉर्मेंस खराब करके?
उसकी ऐसी बातें सुनकर मधु ने गुस्से में खुद को छुड़ाया और बोली, आपकी तरह घटिया सोच नहीं रखती हूँ मैं यहाँ सिर्फ अपनी जॉब करने आई हूँ और अपना काम खत्म होते ही यहाँ से चली जाऊंगी। और रही बात आपके डिस्ट्रैक्ट होने की, तो ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। मैंने आपसे नहीं कहा कि आप मुझे देखकर अपने होश खो दीजिए। इतना कहकर वो दरवाजा खोलने लगी, पर करण ने उसके दोनों कंधों को पकड़कर उसे दरवाजे से टिकाया और गुस्से में बोला, खुद को समझती क्या हो तुम? इस तरह सज धज कर मेरी पार्टी ने आकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचकर तुम साबित क्या करना चाहती हो? मुझे छोड़िए, होश में नहीं है आप, बहुत पी रखी है आपने, जाने दीजिए मुझे। मधु खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, पर करण ने उसे नहीं छोड़ा। वो बस बिना कुछ कहे उसे घूर रहा था। उसने उसकी बाहें इतनी जोर से पकड़ी थी कि दर्द की वजह से मधु के आंसू बहने लगे। करण ने उसके आंसू देखकर गुस्से में पूछा, एक बार फिर अपनी इन्हीं आंखों से लोगों पर काला जादू करके उन्हें अपना दीवाना बनाने की कोशिश में लगी हुई हो, और इस बार तुम्हारा शिकार रोहित है ना? रोहित का नाम सुनकर मधु की आंखों से आंसू बहना बंद हो गए और वो हैरानी से करण को देखने लगी। पर वो गुस्से में मधु को अपने और करीब लाया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, इन्हीं आंखों से तुमने मुझ पर भी जादू चलाने की कोशिश की थी, पर शुक्र है कि मैं इन भोली भाली नजर आ रही आंखों के पीछे चल रही चालबाजी को समझ गया। रोहित को अपने करीब लाकर मुझे जलाने की कोशिश कर रही हो ना? आपके इन घटिया सवालों के जवाब देकर मैं अपनी ही नजरों में गिरना नहीं चाहती, छोड़िए मुझे। मधु इतना कहकर फिर से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर करण गुस्से में उसे घूरते हुए बोला, इस बार तो मेरे सवालों के जवाब दिए बिना तुम कहीं नहीं जा पाओगी मधु, फिर चाहे बाहर मेरी शादी का संगीत खराब ही क्यों ना हो जाए। करण के इतना कहते ही मधु गुस्से में बोली, मैं और रोहित सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। मिल गया आपको आपका जवाब, अब छोड़िए मुझे और जाने दीजिए। वो तुम्हारा दोस्त है या बॉयफ्रेंड, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एक बात याद रखना, आज के बाद तुम्हें छूना तो दूर की बात, अगर रोहित या किसी और ने तुम्हें टच भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? करण की ऐसी बातें सुनकर मधु गुस्से में बोली, आपकी खरीदी हुई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हूं मैं, समझे आप? हाँ नहीं हो, पर आज तुम ये जो सांसें ले रही हो ना, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से ले रही हो, इसलिए हक है मेरा तुम पर। करण उसकी आंखों में देखकर अकड़ते हुए बोला। मधु को उस पर बहुत गुस्सा आया और उसने पूरी ताकत से करण को खुद से दूर धकेल दिया। मुझे नहीं पता था कि आप मेरी जिंदगी बचाने की कीमत ऐसे वसूल करेंगे, मुझे हट करके और मुझे चोट पहुंचाकर। मधु ने इतना कहकर रोते हुए अपनी बांह की ओर देखा, जिस पर एक बार फिर करण की उंगलियों के निशान नजर आने लगे थे। करण की नजर जैसे ही उसकी बांह पर पड़ी तो उसका गुस्सा अपने आप कम हो गया। वो फिर से आहिस्ता आहिस्ता मधु की ओर बढ़ने लगा। उसने मधु के पास आकर उसकी बांह को छुआ तो मधु की आंख से झलका आंसू उसके हाथ पर आ टपका। करण ने उसकी ओर देखा तो वो नजरें झुकाए रो रही थी। करण ने बहुत प्यार से उसकी बांह को चूमा तो मधु ने अपनी आंखें बंद कर ली। करण ने मधु के चेहरे को अपनी दोनों हथेलियों से छुआ और बोला, आई एम सॉरी मधु। मधु ने अपनी आंखें खोलकर रोते हुए पूछा, आप आखिर मुझसे चाहते क्या है करण? क्यों मुझे और खुद को इतनी तकलीफ पहुंचाते हैं आप? मुझे नहीं पता मधु, मुझे नहीं पता। मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम्हें अपने इतने करीब लाने, तुम्हें इस तरह छूने का और तुम्हारी इन आंखों में खुद को देखने का हक सिर्फ और सिर्फ मुझे है, सिर्फ मुझे। तुम्हें मेरे अलावा कोई नहीं छू सकता, कोई नहीं। करण के इतना कहते ही मधु भी उसे बहुत प्यार से देखने लगी। करण ने बहुत प्यार से उसके माथे को चूमा तो उसके रोते हुए चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मधु भी करण के माथे को चूमने ही जा रही थी कि तभी अचानक उसे याद आ गया कि करण रिद्धिमा का होने वाला पति है। उसने फिर से करण को खुद से दूर धकेल दिया और दरवाजा खोलकर वहां से भाग गई। वो भागती हुई पैलेस में बने मंदिर में आई और वहां बने पिल्ले को पकड़कर रोने लगी। उसने मंदिर में बनी भोलेनाथ की पिंडी की ओर देखा और बोली, रोहित ने तो मुझे सिर्फ अपने गले से लगाया था, पर करण से इतना भी बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैं उन्हें अपनी जिंदगी का इतना बड़ा सच कैसे बता दूं कि मैं शिमला में एक पूरी रात किसी अजनबी के साथ किन हालातों में रही हूं, और इतना बड़ा सच छिपाकर मैं उनसे ये भी कैसे कह दूं कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूं। क्यों आपने मुझे ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है भोलेनाथ, जहां से मुझे कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा। अगर मैं उन्हें सच बता दूं और वो मुझे इस सच के साथ अपनाने को तैयार भी हो जाए
तो मैं रिद्धिमा से उसकी खुशियां छीनने का पाप कैसे कर दूं? कैसे मैं अपने माँ और पापा की परवरिश को एक गाली बना दूं? कैसे मैं उस भरोसे को तोड़ दूं जो दादी माँ ने मुझ पर किया है? इतना कहकर वो वहीं खड़ी फूट फूट कर रोने लगी। ओह माय गॉड! मंदिर के पास खड़ा ऋषभ उसकी बातें सुनकर बोला। तभी मधु फिर से बोली, एक बार फिर वही सवाल करने आई हूं आपसे, जिसका जवाब आपने मुझे अभी तक नहीं दिया। अगर करण मेरे नहीं हो सकते थे तो क्यों लाया आप उन्हें मेरी जिंदगी में? क्यों आपने मेरे दिल में उनके लिए वो एहसास महसूस करवाए जो मुझे उनके लिए कभी महसूस नहीं करने चाहिए थे? आप तो जानते थे ना कि मेरी जिंदगी में आने से पहले ही वो रिद्धिमा के साथ एक रिश्ते में बंधे हुए थे। तो फिर क्यों आप मुझे बार बार उनके ही सामने लाकर खड़ा कर देते हो? जिस तकलीफ से इस वक्त मैं गुजर रही हूँ उस दर्द का एहसास है ना आपको, तो फिर क्यों आप मुझे इतना दर्द दे रहे हैं? क्यों भोलेनाथ? मधु करण से प्यार करती है। ये सुनकर ऋषभ का चेहरा गुस्से में तमतमाने लगा। आपने तो कमाल कर दिया भगवान, जिस लड़की को मैंने सारे जहां में ढूंढा उसे आपने अपनी ही चौखट पर मुझसे मिला दिया, वो भी इतने बड़े राज के साथ कि वो मेरे सबसे बड़े दुश्मन, जो दुनिया की नजरों में मेरा भाई है, से प्यार करती है। मधु आंखों में आंसू लिए फिर से बोली, बचपन से आपको पूछती आई हूँ, आपकी आराधना में मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जिसकी आप मुझे ऐसी सजा दे रहे हैं? इससे तो अच्छा होता कि आप मुझे उस दिन ही मर जाने देते जब करण ने पहली बार मुझे उस गाड़ी के नीचे आने से बचाया था। आज आपकी वजह से मैं अपने माँ पापा, शालिनी आंटी और करण के दर्द की वजह बन चुकी हूँ, और मैं खुद भी उस दर्द से गुजरकर सांसें ले रही हूँ जिससे आप भी नहीं गुजर पाए थे। माता सती को खो देने के दर्द में आपने तो सारे संसार में तांडव कर दिया था, तो अब मैं क्या करूं? कहां से लाऊं इतनी हिम्मत जिससे मैं उन्हें किसी और के साथ शादी के बंधन में बंधते देख सकूं? कहां से लाऊं? इतना कहकर मधु वहीं बैठकर रोने लगी। ये सब सुनकर ऋषभ मधु की ओर बढ़ा, पर फिर अचानक उसने खुद अपने कदम रोक लिए और मन ही मन बोला, नहीं ऋषभ, इस वक्त तुझे मधु के सामने नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ तेरा पूरा परिवार है। ना तू इस वक्त मधु को लेकर यहाँ से निकल पाएगा, और ना मधु के सामने आने के बाद जेल की सलाखों के पीछे जाने से खुद को रोक पाएगा, क्योंकि अगर इसने जाकर करण को सब कुछ बता दिया कि तूने इसके साथ दिल्ली में क्या किया था, तो वो तेरा पागल भाई एक सेकंड भी नहीं लगाएगा पुलिस को फोन करने में, और नंदिनी का राज भी सबके सामने आ जाएगा। इसलिए फिलहाल मधु से दूर रहने में ही तेरी भलाई है। मधु तो करण से प्यार करती है, पर करण के दिल में इसके लिए क्या है वो तेरे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक बार फिर करण मेरे रास्ते में आकर खड़ा हो गया है। पर इस बार मैं उस पर ऐसा वार करूंगा कि उसका जख्मी होना तय है। और अभी तो मुझे ये भी जानना है कि आखिर मधु करण की शादी में करने क्या आई है। ऋषभ यही सब सोच ही रहा था कि तभी आरव वहां आ गया। उसे आते देख ऋषभ तुरंत छिप गया। आरव ने मधु को मंदिर में बैठे देखा तो बोला, मधु जी आप यहाँ क्या कर रही हो? उसके मुंह से मधु का नाम सुनते ही ऋषभ हैरान रह गया। आरव की आवाज सुनकर मधु ने तुरंत अपने आंसू पोंछे और अपनी साड़ी के पल्लू से अपनी आंखें साफ करके बोली, हाँ वो मैं बस आ ही रही थी। पर आप मंदिर में क्या कर रही है? तभी आरव ने परेशान होकर पूछा। तो मधु मुस्कुराते हुए बोली, वो कल हल्दी की रस्म के पहले देवी माँ का पूजन होना है, तो मैं बस उसी की तैयारियां देखने आई थी। इस मंदिर में भोलेनाथ की पिंडी के साथ साथ उनकी और माता पार्वती की मूर्ति भी है, तो हम यही पूजा करेंगे। इतना कहते हुए वो मंदिर से बाहर आई। आरव मुस्कुराते हुए बोला, वैसे आप हमारे वेडिंग प्लानर की टीम में मेरी सबसे फेवरेट हो। आपका काम के लिए डेडिकेशन देखकर मैं आपसे बहुत इम्प्रेस हूँ। आपने स्टेज को इतनी खूबसूरती के साथ सजाया है कि हर कोई सिर्फ आपके काम की तारीफ कर रहा है। वैसे आपको स्वीटी जी ढूंढ रही है। मधु ने सिर हिलाया और वहां से चली गई। आरव भी उसके पीछे ही चल दिया। उनके जाते ही ऋषभ मन ही मन बोला, ओह, तो मधु इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में जॉब करती है और वो यहाँ उस इंसान की शादी प्लान करने आई है जिससे वो प्यार करती है। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि तेरा पूरा परिवार उसे बहुत अच्छे से जानता है। ऋषभ, क्या बात है ऋषभ, आज तो महादेव तुझ पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। खैर, अब जब महादेव खुद मेरा साथ दे रहे हैं तो मधु तक पहुंचना तेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। पर इस बार तुझे पूरे होशोहवास से काम लेना होगा। पिछली बार तेरा प्लान सिर्फ इस लड़की की वजह से बर्बाद होते होते बचा था, पर आज जब महादेव ने तुझे खुद इसके बारे में सब कुछ बता दिया है
तो वो इस बार भी तेरा प्लान बर्बाद नहीं होने देंगे। इसलिए अब ऋषभ खुराना एक तीर से दो निशाने लगाएगा। इतना कहकर वो मुस्कुराने लगा। मधु फिर से संगीत में आ गई। आते ही उसकी नजर करण पर पड़ी और उसकी घबराहट बढ़ने लगी। करण फिर से उसकी ओर बढ़ने लगा तो उसके दिल की धड़कनें फिर से तेज हो गई। करण मधु को देखते हुए आरव से बोला, आरव मुझे मधु से कुछ बात करनी है, अकेले में। आरव भी बिना कुछ कहे वहां से चला गया। वो कुछ कदम चलकर पलटा और करण और मधु की ओर देखकर बोला, मुझे कुछ भी करके इन दोनों को स्टेज पर एक साथ लाना होगा, क्योंकि जिस तरह भैया ने स्टेज पर डांस करते हुए रिद्धिमा के लिए अपनी फीलिंग्स जाहिर कर दी है, हो सकता है कि मधु भाभी के साथ डांस करते हुए वो खुद को रोक ना पाए और वो भी मधु के लिए अपनी फीलिंग्स सबको बता दे। इधर करण मधु से कुछ कहने ही जा रहा था कि तभी रोहित वहां आ गया और आते ही उसने मधु का हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ पकड़ते ही मधु ने घबराकर तुरंत करण की ओर देखा और फिर रोहित से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, क्या हुआ रोहित? रोहित ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और करण की ओर देखकर बोला, आई एम सॉरी करण, पर मुझे मधु के साथ स्टेज पर जाना है क्योंकि अन्वेषा हमारा नाम बस अनाउंस करने ही वाली है। इतना कहकर वो मधु का हाथ पकड़कर उसे स्टेज पर ले जाने लगा। मधु पलटकर बार बार करण की ओर देख रही थी, पर करण गुस्से में वहां से चला गया। उसे जाते देख वो रोहित से अपना हाथ छुड़ाकर बोली, आई एम सॉरी रोहित, पर मैं तुम्हारे साथ डांस नहीं कर पाऊंगी। मैंने बिल्कुल भी रिहर्सल नहीं की है, इसलिए प्लीज मुझे डांस करने के लिए फोर्स मत करना प्लीज। अरे पर तुम तो इतना अच्छा डांस करती हो तो तुम्हें रिहर्सल की क्या जरूरत है? पर मुझे तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाने में प्रॉब्लम जरूर होगी, पर फिर भी मैं तुम्हारे साथ डांस करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। उसकी बातें सुनकर मधु हल्के से मुस्कुरा दी। रोहित प्लीज समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हारे साथ डांस नहीं कर सकती। मैं स्टेज पर नर्वस हो जाती हूँ, बस इसलिए मैंने घूंघट डालकर डांस किया था, पर तुम्हारे साथ नहीं कर पाऊंगी। उसने इतना कहा ही था कि तभी अन्वेषा स्टेज पर आकर बोली, इतने शानदार घूमर के बाद अब बारी है दो ऐसे इंसानों की जो बहुत अच्छे दोस्त है। इतना सुनते ही रोहित ने फिर से मधु की कलाई पकड़ी और मधु कुछ कह पाती उसके पहले ही उसे स्टेज पर ले गया। लाइट्स भी ऑफ हो गई। अन्वेषा मुस्कुराते हुए बोली, सो प्लीज वेलकम मधु और करण भैया। करण का नाम सुनते ही रोहित हैरान रह गया। तभी स्टेज पर एक स्पॉटलाइट ऑन हो गई और रोहित और मधु को करण नजर आया। उसे देखकर रोहित ने मधु का हाथ छोड़ दिया। उसे बहुत बुरा लगा, पर उसने मधु की ओर देखा और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए वहां से चला गया। उसके जाते ही मधु भी जाने लगी, पर तभी करण ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ ली। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। Thank you for watching this video.